कॉर्टिकॉइड रिलीज करता है, फिर अंदर में एजोना रेटिकुलरिस जो सेक्स कॉर्टिकॉइड ज्यादा रिलीज करेगा। तो एल्डोस्टेरोन चीफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड ये रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ। एल्डोस्टेरोन का काम है डीसीटी पे सोडियम को एब्जॉर्ब कराना, तो ये एब्जॉर्ब करा रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एट डीसीटी। सोडियम जब बढ़ेगा प्लाज्मा में तो प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो नेचुरली वो वाटर रिटेन करेगा, यानी टिश्यू फ्लूइड से वाटर लेगा, तो प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ देखिए बढ़ गया, और जब बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और फिर रेनिन का सिक्रेशन रुक गया। अब तीसरा तरीका डिस्कस करें। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, हम लोग एंडोक्राइन में पढ़ चुके हैं, हम लोगों के हाइपोथैलेमस में दो तरह का न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई कहा था गैंग्लिया प्रेजेंट इन द सीएनएस। सीएनएस में जब गैंग्लिया होगा तो उसके लिए टर्म होता है न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक एंड पारावेंट्रिकुलर, दीज आर द टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सीएनएस, ब्रेन में। तो जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, द सुप्रा ऑप्टिक एंड पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये सुप्रा ऑप्टिक एंड पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब गैंग्लिया यानी एग्रीगेशन ऑफ साइटोन बिकम एक्टिव। और हम लोग जानते हैं जब ये एक्टिव होता है तो रिलीज करता है एक हार्मोन ADH। इट रिलीजेस द हार्मोन ADH, यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH रिलीज कर दिया, दिस वन ADH। फिर आप जानते हैं इट एक्ट्स अपॉन द DCT and helps in absorption of water at DCT। ये किसके प्रभाव में हो रहा है? ADH, absorption of sodium at DCT under the influence of aldosterone, absorption of water at the DCT under the influence of ADH। अब वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया तो प्लाज्मा वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज, और प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज। तो ऑटोमेटिक सिस्टम, जब कभी भी ब्लड प्रेशर कम होगा ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर, और हम लोग जानते हैं किडनी के अंदर ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम होता है लंग्स में 6 mm of Hg, और यहाँ होता है 60 mm of Hg, जो आगे पढ़ेंगे भी। अगर ब्लड प्रेशर कम रहेगा, और बाकी कैपिलरी में 32 mm of Hg पढ़ा था, और लंग में 6 और यहाँ पे 60, तो 60 mm of Hg। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि what are the main factors responsible for the higher pressure within the glomerular capillaries of kidney, तो हम लोग कहेंगे 2 factors। एक तो narrower efferent renal arteriole, afferent चौड़ा है और efferent narrow है, narrower efferent renal arteriole। और दूसरा फैक्टर है रेनिन एंजियोटेंसिन नेगेटिव फीडबैक। ये पूरा का पूरा इसका नेगेटिव फीडबैक का नाम ही है रेनिन एंजियोटेंसिन नेगेटिव फीडबैक, जिसमें आप सब चीज देख रहे हैं इन्वॉल्व है। आप देखिए यहाँ पे किडनी खुद ही अपना इंतजाम कर रहा है कि वो अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखे, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन, ये किडनी कर रहा है। और किडनी का क्यों कर रहा है? उसके पास सेल्स हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स इन द एफरेंट रीनल आर्टरी। वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, जब कभी प्रेशर घटेगा वो सिक्रेट करेगा रेनिन। तो किडनी, दूसरा कंपोनेंट इन्वॉल्व है लीवर, देख रहे हैं लीवर,
फिर लंग को भी इन्वॉल्व कर लिया, ये लंग्स भी इन्वॉल्व है। लंग के बाद आप देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी इन्वॉल्व कर लिया, एड्रिनल ग्लैंड भी इन्वॉल्व है। उसके बाद आप देखिए ब्रेन भी, हाइपोथैलेमस को भी कर लिया, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है, हाइपोथैलेमस। सुप्राऑप्टिक एंड पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये किसका पार्ट है? हाइपोथैलेमस। यानी ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर, ब्रेन में डांस ऑफ लंग का फ्लोर भी इन्वॉल्व हो गया, और फिर घुमा के अल्टीमेटली रिजल्ट यही हुआ कि इसके अंदर प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो फिल्ट्रेशन मेंटेन रहेगा। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव फीडबैक, इसमें इतने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, खुद किडनी है, लीवर है, लंग्स है, एड्रिनल ग्लैंड है, उसके बाद ब्रेन का भी हिस्सा इन्वॉल्व है, ये आपको कहीं किसी जगह नहीं मिलेगा। और ये जो आपको बताया है ये मेरा ओरिजिनल है, नेगेटिव फीडबैक मेरा अपना तरीका है, ये आपको नहीं मिलेगा कहीं, आपके कॉपी में है, उस पर ध्यान दीजिए। ये पूरा का पूरा बिना लिटरेचर के ये सारा कुछ क्लियर है, या नहीं तो पढ़ते रह जाइएगा, समझ में नहीं है। अब आप क्लास के बाद, अब आज एनसीईआरटी को अगर उलट के देखिएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ये हालांकि कॉपी में भी है, फिर भी आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये मिटा रहा है। आज डिस्कस किया हम लोगों ने जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जेजीए, जो अभी तक आप सुनते थे, आज आपने डायग्राम देख लिया। और एनसीईआरटी भी सिर्फ लिखा है जेजीए, लेकिन बताया नहीं है कि जेजीए होता क्या है। तो आप समझ गए और कैसे काम करता है। जेजीए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर एज वेल एज द ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। तो अब देखें यहां से, मान लीजिए कि ये बॉम्बिस कैप्सूल, दिस इज द बॉम्बिस कैप्सूल, डबल वॉल्ट है, तो ये डबल वॉल्ट हो गया। दिस इज द डबल वॉल्ट स्ट्रक्चर, ये नीचे हो गया पीसीटी, दिस इज द पीसीटी, और ये ल्यूमेन है, इट इज द ल्यूमेन ऑफ बॉम्बिस कैप्सूल, ये स्पेस है। अब यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरी बनाते हैं, ये अफरेंट रीनल आर्टरियोल है, और हम लोग जानते हैं अफरेंट रीनल आर्टरियोल वाइड होगा, और ये बना दिया इफरेंट रीनल आर्टरियोल, दिस वन, ये इफरेंट हो गया, नैरो है, इधर से ब्लड आ रहा है, इधर से ब्लड जा रहा है, और बीच में ये डिवाइड करता है लगभग 50 ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ये सब ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ठीक है, these are all glomerular capillary। इसी में एक ग्लोमेरुलर कैपिलरी मान लीजिए, ये दिस इज द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, और यहां से सब ब्लड फिर निकल के जाएगा इफरेंट से। अब ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसको अब सिंप्लीफाई कर दें डायग्राम को, और सिंपल समझ लीजिए। मिटाते रहते हैं। यह मान लीजिए एक ग्लोमेरुलर कैपिलरी, सिंगल ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ऐसा तो 50 होता है, ये एक बना। इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इट इज 60 mm ऑफ Hg। इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो है 60 mm ऑफ Hg, के अंदर बीपी 60 mm ऑफ Hg, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है 60 mm ऑफ Hg।
अब हम लोग कहते हैं कि हम लोगों के शरीर में जहां भी ब्लड वेसल्स है कैपिलरी है वहाँ 32 mmHg होता है। आप देखिएगा टिश्यू फ्लूइड के फॉर्मेशन में ही बताया। और सबसे कम होता है लंग्स के चारों तरफ जो कैपिलरी है पढ़ा था एल्वियोलाई, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसमें सबसे कम 6 mmHg बताया भी था कि वहाँ अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा दीजिएगा तो ब्लड प्लाज्मा से बहुत सारे चीज बाहर आ जाएगा और फिर लंग में ओडेमा हो जाएगा, टिश्यू फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा होता है 60। अब ज्यादा क्यों होता है, इसका कारण ये है कि एक तो नैरो है, रेनिन एंजियोटेंसिन नेगेटिव फीडबैक काम कर रहा है इस पे। एक तो ल्यूमेन नैरो है और दूसरा रेनिन एंजियोटेंसिन नेगेटिव फीडबैक जो और कहीं किसी कैपिलरी पे काम नहीं करता है, ओनली ऑन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, तो इसलिए इट इज 60। और ऑस्मोटिक प्रेशर है ओपी, इट इज 30 mm of Hg। अब ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने टिश्यू फ्लूइड जब डिस्कस किया था तो वहाँ याद होगा 25 mmHg का था। देखिएगा कॉपी में उलट के, जहाँ टिश्यू फ्लूइड लिखा है वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा है कैपिलरी के अंदर 25 mmHg और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लिखा है 32। यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60 है। इस पर क्वेश्चन आया है नीट में, फिर आएगा, पूछेगा कि क्यों है ज्यादा, तो आपके पास दो जवाब है। एक तो नैरोअर इफरेंट रीनल आर्टरियोल और दूसरा रेनिन एंजियोटेंसिन नेगेटिव फीडबैक which maintains the higher pressure within the glomerular capillary। कैसे प्रेशर मेंटेन करता वो तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा। तो प्रेशर ज्यादा है 60 और ऑस्मोटिक प्रेशर 25 से 30 क्यों हो गया, तो हम लोग जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में मेनली होता है सॉलिड्स। अब इसको मत भूलिए कि इसमें जो ब्लड आ रहा है किडनी में वो आ रहा है लीवर से। ये किडनी ब्लड कहाँ से रिसीव कर रहा है, लीवर से। और लीवर में आगे हम लोग पढ़ेंगे यूरिया का सिंथेसिस होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग लीवर साइकिल। तो लीवर में जब अमोनिया पहुंचता है तो फिर वो कन्वर्ट होता है यूरिया में, यूरिया सिंथेसिस कहते हैं। क्रेब्स एंड स्लिट साइकिल बताएंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, आगे जब जरूरत होगी वो ही पढ़ाएंगे। तो यूरिया जब लीवर से ब्लड चला तो हार्ट की तो आ रहा है किडनी में, तो उसमें यूरिया का अमाउंट ज्यादा है। इस पर आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलेगा कि द अमाउंट ऑफ यूरिया इज मैक्सिमम इन, तो हम लोग कहेंगे मैक्सिमम इन द अफरेंट रीनल आर्टेरियोल या मैक्सिमम इन द हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन जो लीवर से ब्लड को लेके आ रहा है, लीवर से क्या ला रहा है, यूरिया, तो हेपेटिक वेन में यूरिया का लेवल सबसे ज्यादा। यहाँ पे जब ये आएगा वो अफरेंट रीनल आर्टेरियोल में भी ज्यादा। और सबसे कम अगर पूछेगा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड, तो हम लोग कहेंगे इफरेंट रीनल आर्टेरियोल, क्योंकि ये यूरिया यहाँ से फिल्टर हो गया किडनी में, तो इसलिए अब किडनी से बाहर जो ब्लड चला उसमें यूरिया का लेवल बहुत कम है, मिनिमम। तो यूरिया ज्यादा होने के कारण इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया 30। और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो बॉमेंस कैप्सूल है इसका जो इनर वॉल है इट इज मेड अप ऑफ फोटोसाइट्स व्हिच आर द सेल्स ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। फोटोसाइट बताया था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे ये बताया था ये हथेली मेरा एक सेल है, इसको फोटोसाइट कहेंगे। और ये जो फिंगर लाइक फिंगर है इसको कहेंगे पेडिसेल। दीज फिंगर्स आर पेडिसेल्स, और पेडिसेल में यहाँ पे छिद्र है, अपर्चर है, इसको कहेंगे फेनेस्ट्रा। और ये जो पेन है कैपिलरी है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, इसमें भी अपर्चर है, पोर्ट्स हैं। और ये जो पेडिसेल्स हैं, पेडिसेल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसाइट, दे आर एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द कैपिलरी। ये कैपिलरी के वॉल में धंसा हुआ है, तो जब इस ब्लड कैपिलरी से ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड इससे पास करेगा, तो प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड से बहुत सारा चीज़ प्लाज्मा से बाहर आएगा और वो इंटर करेगा इस फेनेस्ट्रा में। तो पिछले क्लास में भी कहा था, फिर रिपीट कर रहे हैं
कि the diameter of the pores or fenestra of the pedicels is smaller than the diameter of the capillary pore. And these fenestra can allow the passage of only those substances which have the molecular weight less than 68,000. इन फेनेस्ट्रा से इस एपर्चर से वही सब्सटेंस जा सकता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 68,000 से कम है। और हम लोग जानते हैं कि 68,000 मॉलिक्यूलर वेट हीमोग्लोबिन का, उससे ज़्यादा है अल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन 70,000 है, उससे ज़्यादा है 2 लाख के आसपास है ग्लोब्यूलिन, 2.5 से 3 लाख है प्रोथ्रोम्बिन और 3.5 लाख मॉलिक्यूलर वेट होता है फाइब्रिनोजेन का। तो कहने का मतलब है कि जितना भी प्लाज्मा प्रोटीन्स है सबका मॉलिक्यूलर वेट 70,000 से ऊपर है और इसका जो पोर है वो पास करेगा उससे सिर्फ 68,000 से कम वाला मॉलिक्यूल। तो हीमोग्लोबिन का 68,000 है, 68,000 मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मली वो नहीं जाएगा, लेकिन कभी पोर में इंफेक्शन हो गया, पोर बड़ा हो गया, छेद बड़ा हो गया तो हीमोग्लोबिन जा सकता है। तो उस कंडीशन को कहते हैं हीमोग्लोबिनूरिया, ये आगे बताएंगे, एबनॉर्मेलिटी है। लेकिन एल्बुमिन नहीं जाना चाहिए, 70,000 मॉलिक्यूलर वेट है। अब कभी कभी मान लीजिए यूरिन टेस्ट करवाए और उसमें यूरिन में पता चला कि एल्बुमिन, ट्रेस ऑफ एल्बुमिन का कुछ थोड़ा अमाउंट मिला, तो ये सीरियस प्रॉब्लम है। डॉक्टर तुरंत प्रोटीन बंद करेंगे क्योंकि फिल्ट्रेशन पोर डैमेज हो रहा है, इसलिए एल्बुमिन पास किया, नहीं तो नहीं करता। इसलिए रीनल फिल्ट्रेशन थ्रेशोल्ड जो कहते हैं वो 68,000 हीमोग्लोबिन के लिए। तो खैर, तो इसे पास करेगा 68,000 से कम वाला, लेकिन कैपिलरी पोर से तो आ गया था बहुत सारा चीज। तो अब हर वो सब्सटेंस, मान लीजिए कि ये कैपिलरी पोर है और ये है यहाँ पे पोडोसाइट का फेनेस्ट्रा, तो पोर्स हैं ये सब, जिससे होकर कैपिलरी पोर है, इससे होकर सब्सटेंस आया और पास करेगा इस इनर लेयर ऑफ बॉमेंस कैप्सूल से। मान लीजिए ये सब पोर है जिससे होकर ये जाएगा, लेकिन जाएगा कौन? 68,000 मॉलिक्यूलर वेट से नीचे वाला। तो लार्ज सब्सटेंस जो है, जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है, वो तो यही रह जाएगा, ये अंदर इससे आएगा नहीं, फिल्ट्रेट में ये आएगा नहीं, ये तो यही रह जाएगा बिकॉज पोर का साइज इससे छोटा है। तो ये all those substances which have been already released from the blood capillary but have failed to enter into the podocyte are accumulated in this space, यानी कैपिलरी और बॉमेंस कैप्सूल के इनर वॉल के बीच में इकट्ठा होने लगेगा, जैसे काई जमता है। तो जब इकट्ठा होने लगेगा तो ये फिल्ट्रेशन पोर क्या होगा? बंद होने लगेगा। जो सब्सटेंस अगर कैपिलरी पोर से नहीं जा रहा है, यहाँ से बॉमेंस कैप्सूल में नहीं इंटर कर पा रहा, वो यही इकट्ठा हो जाएगा, तो धीरे धीरे फिल्ट्रेशन पोर ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे रोल है मैसेंजियल सेल्स का। मैसेंजियल सेल्स आर द फैगोसाइटिक सेल्स, ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं किडनी में। ये मैसेंजियल सेल इन सभी सब्सटेंस को निगल जाता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी मैसेंजर सेल्स अपने फैगोसाइटोसिस से फिल्ट्रेशन पोर को क्लीन करता है, साफ रखता है। नहीं तो धीरे धीरे हर वो सब्सटेंस जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी पोर से बाहर आ गया, बट दे हैव फेल्ड टू इंटर इनटू द पोर्स ऑफ द बॉमेंस कैप्सूल, दे विल फॉर्म अ लेयर ओवर द वॉल ऑफ द बॉमेंस कैप्सूल, फिल्ट्रेशन पोर ब्लॉक हो जाएगा। तो वैसे सब्सटेंस को यहाँ फैगोसाइटिक सेल्स है, क्वेश्चन पूछ सकता है, मैसेंजियल सेल कहते हैं, लिखा भी हुआ है उसमें। मैसेंजियल सेल अपने फैगोसाइटोसिस से इन सभी सब्सटेंस को यहाँ से रिमूव कर दे, यानी फिल्ट्रेशन पोर को क्लीन करे। तो यहाँ पे प्रेशर था 60 और उसमें से अब 30 माइनस कर दीजिए, बचा कितना? 30। लेकिन अब इसको पास कर रहा है इस बॉमेंस कैप्सूल के इनर वॉल पोडोसाइट से। यहाँ पे निगेटिव प्रेशर अप्लाई होता है 10 mmHg, यानी जब इसे पास करेगा तो ये भी रुकावट डालेगा और ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो कितना है? 10 mmHg। तो 30 में से 10 हटा दीजिए, 20 बचा। अब इसके अंदर पहले से फ्लूइड है
वो भी बाहर से आने वाले फ्लूइड को रोक रहा है, तो ये प्रेशर भी है 10। 10 बचे। तो 30, तो ये वाला जो प्रेशर है 10 mmHg within the podocyte and 10 mmHg within the interstitium of the Bowman's capsule. Both are known as capsular hydrostatic pressure. इसको CHP कहते हैं, CHP, capsular hydrostatic pressure, यानी प्रेशर 10 mmHg within the podocyte and 10 mmHg within the interstitium present in the lumen of Bowman's capsule. ये 10 + 10 कितना हो गया? 20 mm of Hg. तो 30 में से 20 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 10। अब देखिए, ये यहाँ पे देखें, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर CHP is equal to 60 mm of Hg, 60 mm of Hg. दूसरा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर यानी OP, it is 30 mm of Hg. और CHP, capsular hydrostatic pressure, 10 mm Hg within the podocyte and 10 mm Hg in the interstitium of Bowman's capsule, 10 + 10 यानी 20 mm of Hg. तो इसलिए जो नेट फिल्टरेशन प्रेशर होगा, इफेक्टिव फिल्टरेशन प्रेशर या नेट फिल्टरेशन प्रेशर FP is equal to CHP minus COP, कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर, माइनस CHP यानी 10 mm of Hg, 10 mm of Hg. तो फिल्टरेशन प्रेशर किडनी में कितना हुआ? 10 mm of Hg. फिर से समझ लीजिए, यह ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसी के लिए टर्म यूज किया CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. इट इज 10 mm Hg. ये कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर 30 mm Hg. तो CHP माइनस COP 30 बचा. लेकिन अब 10 mm Hg प्रेशर है विद इन द पोडोसाइट और 10 mm Hg है विद इन द फ्लूइड प्रेजेंट इन द बाउमेंस कैप्सूल. तो इसको दोनों को मिला के कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 20. तो नेट फिल्टरेशन प्रेशर यहाँ निकाला है, नेट फिल्टरेशन प्रेशर FP CHP मतलब 60 माइनस COP मतलब 30, अब प्लस कर दी, प्लस CHP यानी 20, तो 30 और 20 50 और ये 60 हो गया 10 mm ऑफ Hg. नॉर्मल कंडीशन में 10 mm Hg. अब सोचिए कि अगर रेनिन का सिक्रेशन कम होगा तो ये जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो क्या होगा? घट जाएगा. अब देखें, when the effective filtration pressure EFP, जिसको नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी कह रहे हैं, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज 1 mm of Hg, then 12.5 ml filtrate is formed per minute. अच्छा. ध्यान से देखिएगा, जब इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर 1 mm Hg है, 1 mm Hg होगा, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर यहाँ 10 निकाला है, ये 1 mm Hg होगा, तो 12.5 ml फिल्ट्रेट 1 मिनट में रिलीज होगा यहाँ से, यहाँ जो इकट्ठा होगा 12.5 ml. और हम लोगों ने निकाला है 10 mm Hg, ये 10 mm Hg. तो इसलिए जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन रेट होगा, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन रेट ये हो जाएगा 12.5 into 10 यानी 125 ml पर मिनट. अरे अलबलाहक जात देखो सर, ये नॉर्मल किडनी में
125 जितना सोचें ml फिल्ट्रेट फॉर्म करेगा 1 मिनट में, पर मिनट में, जबकि प्रेशर होगा, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा 10 mm Hg, और ये मेंटेन करेगा रेनिन एंजियोटेंसिन नेगेटिव फीडबैक एंड नैरोवर ल्यूमेन ऑफ डिफरेंट रीनल आर्टरियोल। क्वेश्चन आया था नीट में, देखिएगा, पूछा गया था कि अगर डिफरेंट रीनल आर्टरियोल के ल्यूमेन को वाइट कर दे, डिफरेंट रीनल आर्टरियोल के ल्यूमेन को वाइट कर दे, तो आपका ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, GFR कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, ये घट जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो रेट घट जाएगा। और ठीक इसका उल्टा, अगर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो रहा है, यानी एल्डोस्टेरोन ज्यादा रिलीज हो रहा है, सोडियम का रिटेंशन ज्यादा हो रहा है, तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा। बहुत सारा फैक्टर है, जैसे मान लीजिए डिहाइड्रेशन हो गया, डायरिया, डिसेंट्री, स्वेटिंग हो गया, पानी की कमी हो गई, तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा? घट जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट विल डिक्रीज अगर वाटर का लॉस हो गया तो कम। तो अब इस पे बहुत सारा फैक्टर है जिस पर हम लोग बात करेंगे, तो फिर से ध्यान दीजिए, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, इसके अंदर कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक इसके अंदर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी इस कैपिलरी के अंदर जो प्रेशर है 10 mmHg, कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर है 30, ये CHP ज्यादा है, इसलिए बताया कि ल्यूमेन नैरो है, और रेनिन एंजियोटेंसिन, COP ज्यादा है बिकॉज इसमें यूरिया का अमाउंट ज्यादा है, तो फिल्ट्रेशन कितना हो गया? प्रेशर CHP माइनस COP 30। लेकिन अभी इसको पास करना है थ्रू द फिल्ट्रेशन पोर ऑफ पोडोसाइट्स, और वहाँ पोडोसाइट के अंदर जो सेल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, वो भी इसके पैसेज को रोकेगा, वो नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करेगा 10 mmHg, तो 30 माइनस 10 20 बचा। अब फिर 10 mmHg ये भी नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करेगा, इंटरस्टिशियम प्रेजेंट इन द ल्यूमेन ऑफ कॉमन्स कैप्सूल, तो टोटल हो गया 20। तो CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 10 + 10 20, इसलिए इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP अगर कहते हैं इसको, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो इट इज 10 mmHg। अब एक सिंपल डाटा है, when the effective filtration pressure is 1 mmHg, जब 1 mmHg है तो about 12.5 ml filtrate is formed in 1 minute, 12.5 ml filtrate is formed in 1 minute, और यहाँ पे जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर निकाला है वो 10 mmHg निकाला है, 10 mmHg निकाला है, तो इसलिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इट इज 125 ml पर मिनट, और इस रफ्तार से अगर कैलकुलेट कीजिएगा 1 मिनट में 125 ml, 60 मिनट में यानी 1 घंटा में निकालिए, और फिर मल्टीप्लाई कीजिए 24 घंटा से, तो पता चलेगा कि टोटल फिल्टरेट जो फॉर्म कर रहा है वो 170 से 180 लीटर फॉर्म कर रहा है। अब सोचिए, हम लोगों के बॉडी फ्लूइड तो 60% ऑफ द टोटल बॉडी वेट है, मान लीजिए बॉडी वेट 60 है तो 36 होगा, और यहाँ तो रफ्तार है कि 170 से 180 लीटर एक दिन, अब पूरा बॉडी के अंदर 36 लीटर है बॉडी फ्लूइड, 3600, 3800, 40, तो उससे ज्यादा नहीं। तब तो इस रफ्तार से जितना फिल्ट्रेट यहाँ फॉर्म कर रहा है और सब यूरिन के साथ पास कर जाए, तब तो तुरंत ही डिहाइड्रेशन से डेथ हो जाएगा पर्सन का कुछ ही घंटे में। ऐसा होता नहीं है, बिकॉज अब स्टार्ट होता है एब्जॉर्प्शन। तो हम लोगों ने फिजियोलॉजी स्टार्ट किया, यहाँ पे किडनी के यूरिन फॉर्मेशन में, ऑस्मो रेगुलेशन और यूरिन फॉर्मेशन में 3 इंपॉर्टेंट इवेंट है। एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो अभी डिस्कस किया है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर रिपीट कर देंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा है एब्जॉर्प्शन और तीसरा है सिक्रीशन। तो अभी हम लोग बात करेंगे अब
आज तो समय हो गया, अगले क्लास में बात करेंगे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, और फिर हम लोग देखेंगे यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है और कैसे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ता है। इस पर अगले क्लास में बात करेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।